हेलो गाइस। आज हम लोग चक्षु पब्लिकेशन जो सुपर टेट 2022 का प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करेंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है हिंदी का कि उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उस उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द तनय नहीं है। बाकी सुता, आत्मजा, दुहिता ये सब पुत्री के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्सम शब्द का चयन करना है, तो इसमें जो आम्र है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालव्य व्यंजन पूछ रहा है, तो तालव्य व्यंजन जो होता है च, छ, ज, झ, जो च वर्ग का जो वर्ड होता है वो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उस भाषा पर अधिकाधिक प्रयोग करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में स्वस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। तो साहित्य की एकांकी विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन एकांकी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द। तो जिसको व्याकरण का ज्ञान होता है उसको व्याकरण कहते हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त वाक्यांश का चयन करना है। बलिदान की भावना के प्रेरक किसमें होते हैं, तो देशभक्त में बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि सुत और सुत शब्द का अशुभ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद पहचान करना है। तो इसमें पहले सुत का अर्थ सारथी और दूसरे सुत का अर्थ पुत्र हो जाएगा, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन एषण, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। विद्यालय शब्द में कौन सा संधि है, तो विद्यालय शब्द में जो है सस्वर संधि है। सस्वर संधि में भी ये दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। आइए अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समास का अर्थ है, तो समास का जो अर्थ है संक्षेप होता है, अर्थात इसका पहला जो ऑप्शन है संक्षेप ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में द्विगु समास है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, तो स्थायी भाव की कुल संख्या 9 है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूक होई वाचाल पंगुक चहे गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपर्युक्त छंद में कौन सा छंद है उपर्युक्त पंक्ति में, तो उपर्युक्त पंक्ति में दो सोरठा है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या अगला क्वेश्चन कर आइए देखते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाले 4 चरणों को क्या कहते हैं, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाले चरणों को चौपाई कहते हैं,
अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है गद्यांश। अब इस गद्यांश को पढ़ करके पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस गद्यांश का शीर्षक होगा, तो इस गद्यांश का शीर्षक संगति होगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कुसंग का अर्थ है, कुसंग मतलब होता है बुरी संगति, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो इस गद्यांश का केंद्रीय भाव जो होता है संगति का महत्व है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश का है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट अलग से दिया जाएगा। और उसके बाद संस्कृत भी है, तो इसका भी प्रैक्टिस सेट अलग से दिया जाएगा। आइए विज्ञान के क्वेश्चन को, या फिर आइए संस्कृत के क्वेश्चन को देख ही लिया जाए। संस्कृत का जो क्वेश्चन है पहला है, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठस्थ करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। तो छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठस्थ अगर करेगा तो वो उसका पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा अभिरुचि का। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिरुचि। एक मिनट, अगला क्वेश्चन पे आइए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सामग्री सहायक सामग्री है। तो छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु जो सामग्री है वो टेप रिकॉर्डर है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। तो बाणभट्ट की इसमें कृति जो है वो 10 कुमार चरितम जो है वो बाणभट्ट की कृति नहीं है। आइए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। आकार्यन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो 34वां का आंसर सही हो जाएगा, सी वाला इसमें सत्री प्रत्यय है, अर्थात सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है। तो जो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद जो है वो वंशस्थ यह हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली, ये प्रथम वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो स्पर्श व्यंजनों के जो वर्ग हैं वो 5 है, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ग व्यंजन है। तो जो ग है वो स्पर्श व्यंजन है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, गंगोदकम का संधि विच्छेद है। तो गंगोदकम का संधि विच्छेद जो होता है गंगाधन उदकम, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन मैथ
विज्ञान का है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ संयुग्मित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है। तो रक्त की शुद्धि जो होती है वो गुर्दा में होती है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक तंत्र स्रावित होता है। तो जो टायलिन होता है वो पाचक तत्व स्रावित होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है। तो जो सूती वस्त्रों में कड़ापन व चमक लाने के लिए अरारोट का कलफ लगाया जाता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो पौधों द्वारा जो मृदा जल ग्रहण किया जाता है वो केशिका जल द्वारा ग्रहण किया जाता है। पौधों की जड़ें मृदा में उपस्थित केशिका जल को परासरण क्रिया के द्वारा ग्रहण करती है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। तो दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल भदावरी है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुल्ली डंडा फैलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है। तो गुल्ली डंडा फैलेरिस माइनर गेहूं की फसल में उगने वाला प्रमुख खरपतवार है। इसे बलूरी या फिर बरूली भी कहा जाता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा गेहूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होनी चाहिए। तो भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत 8 से 10% होनी चाहिए, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है। तो ढाल के विपरीत जुताई भूक्षरण को रोकने अथवा कम करने में सहायक होता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। तो इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद गहरा नीला रंग आता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए ये गणित का क्वेश्चन को स्किप करते हैं। गणित का प्रैक्टिस सेट के लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो वायुदाब नापने वाला यंत्र को बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बीटी कपास है। तो बीटी कपास जो है एक प्रकार का ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है, जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीड़ों से अपनी रक्षा कर लेता है। इसमें यह गुड़ बेसिलस थुरिजिनियस नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन बीटी एक ट्रांसजेनिक पौधा है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है वो कारक SO2 है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है। यह वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीय कर देता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। रासायनिक आम पकाने में प्रयुक्त होता है। तो किसका प्रयुक्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 रासायनिक का प्रयोग आम व अन्य फलों को पकाने में किया जाता है।
क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है जो कच्चे फलों को पका देती है, अर्थात सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो दूषित जल पीने से टाइफाइड रोग फैलती है। दूषित इस टाइफाइड को आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग दूषित जल पीने से होता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो इसमें ग्रीन हाउस जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, जलवाष्प तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जो विश्व उष्मायन के लिए उत्तरदायी है, अर्थात इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि गुर्दा में होती है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। गुर्दे का प्रमुख कार्य जो होता है रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना, यही गुर्दा का काम होता है। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? तो सूती वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है। अरारोट एक स्टार्च है जो कि पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भंडारण के समय बीज में नमी होनी चाहिए। तो भंडारण के समय जो बीज में नमी 8 से 10% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसमें विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो जो व्यवहार का अध्ययन है वो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहार का सीखना किसी भी प्रकार का अध्ययन की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि व्यवहार व्यक्ति के स्वयं के द्वारा मानसिक विकास के साथ विकसित रहता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पे ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? तो यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण की प्रकृति है, तो शिक्षण की जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान दोनों की है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक में व्यक्तिगत विभिन्नता भी आ जाएगा, कक्षा का वातावरण भी आ जाएगा और छात्रों का मानसिक स्तर भी आ जाएगा, मनोशारीरिक स्तर। तो इनमें से सभी जो है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण की प्रमुख क्रिया है, तो शिक्षण की जो प्रमुख क्रिया है वो प्रदर्शन है, प्रस्तुतिकरण है, क्रियान्वयन है और ये सभी, तो इसमें से ये सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संप्रेषण के घटक हैं, तो जो संप्रेषण के घटक हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक
विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो एक अच्छा अध्यापक जो होता है वो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो होती है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में होती है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चा किस प्रकार से सीखता है। तो बच्चा जो होता है पढ़कर के, पुस्तक को पढ़कर के भी सीखता है, परिचर्चा द्वारा भी सीखता है, प्रश्न पूछकर भी सीखता है। तो उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की जो भूमिका सुगमकर्ता की होती है, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों में ज्ञान रचना एवं अर्थ निर्माण की क्षमता विकसित करने हेतु एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषता है, काल्पनिक का विचार का कहना है कि वह हर बच्चा जो अपनी आयु के स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो तथा जो हमारे समाज के लिए अपने कार्यों से योगदान दे सके, वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। अतः निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो बाल विकास का जो सिद्धांत, बाल विकास तथा अधिगम की गति जो होती है सदैव एक समान नहीं होती है। इसकी गति में तीव्रता एवं मंदता या फिर उतार चढ़ाव के लक्षण देखे जाते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका जो है, आकलन का प्रयोजन सीखने या सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री का सुधार करना है। दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के उपयोग से अधिगम का बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है। अतः विकल्प ए में दिया गया आकलन करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सृजनात्मकता से संबंधित है। तो सृजनात्मकता जो है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्रमुख कारक है। तो सामाजिक प्रत्याशाओं और मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। बालकों के समाजीकरण में परिवार, साथियों का समूह, स्कूल, भाषा आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अर्थात इसमें परिवार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति को दर्शाता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो आनुवंशिकता के व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है। बीज से
वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं है। इसलिए वुडवर्थ का कहना है कि बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अधिगम में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अधिगम में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर के अनुसार दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया को बार बार करने से व्यक्ति में परिपक्वता आ जाती है। स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रयोग चूहा एवं बिल्ली पर किया। चूहे पर किया गया प्रयोग मुख्य माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो जो कार्डेमम पहाड़ी है वो केरल, भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डेमम का हिंदी अर्थ इलायची होता है। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी में के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियों में इलायची बहुत होती है, यही कारण है कि इसे इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कार्डेमम पहाड़ियों की दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियाँ स्थित है, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो जो सतलज नदी है वो यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि चंबल, सिंध और बेतवा केन इनकी सहायक नदियां हैं, अर्थात इसमें कल्याणी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो वह मृदा जिसमें पोटास की कमी पाई जाती है मुख्यतः वो जौनपुर जिले में पाई जाती है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का महोबा जिला है वो बुंदेलखंड का हिस्सा है। महोबा उत्तर प्रदेश का वह भाग है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, तो किसके संग्रहालय में संरक्षित है? तो भारत सरकार द्वारा सारनाथ स्थित शेर मुख वाले चिन्ह को 24 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में मान्यता दी गई थी, तो इसमें सारनाथ हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जीजक भक्ति या जगहोटी के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन बुंदेलखंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इसका उत्तर प्रदेश में महिलाओं से जो संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधनी थी, जिसके
प्रकाशन 1847 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप पे आ जाइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान उत्तर प्रदेश में औरैया जिले से संबंधित है। 109वां क्वेश्चन पे आ जाइए, देखते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? जो तीसरी बौद्ध परिषद है, तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चेम्नाचेरी कुन्हीरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो चेम्माचेरी हरिरमन मर नायर का संबंध कथकली नृत्य से संबंधित है और इस कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो जो अध्यक्ष होता है वो मत नहीं डाल सकता। लोकसभा के अध्यक्ष पहले दौर में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन वह टाई के मामले में एक कास्टिंग को वोट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं, केवल जब सदन किसी भी प्रश्न पर समान रूप से विभाजित होता है तो अध्यक्ष मतदान का हकदार होता है। इस तरह से के मतदान को कास्टिंग वोट कहा जाता है और इसका उद्देश्य जो होता है गतिरोध को हल करना है, अर्थात इसमें ए ऑप्शन अध्यक्ष सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति संसद की सत्र का आरंभ करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, जिनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की गई। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से है? तो जो भाग 2 है वो नागरिकता से है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध नागरिकता से, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कम से कम वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए भी नियोजित नहीं किया जा सकता। तो 14 वर्ष के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 55 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन अनुच्छेद 55 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। तो जो भारत की प्रथम लोकसभा जो 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 में एन अनंत संयानम अयंगर उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर थे। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति
के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। अलेप्पो, होम्स तथा हमा सीरिया के अत्यंत अन्य नगर हैं। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। स्वीडन की मुद्रा क्रोना तथा रियाल की मुद्रा सऊदी अरब है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सब अफ्रीका में अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश अफ्रीका का नाइजीरिया है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन कनाडा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो जो बंगाल की खाड़ी में नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसमें नर्मदा नदी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती का संबंध बाल विवाह के विरुद्ध अभियान से है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ब्लैक पैंथर है। ब्लैक पैंथर उस विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल का नाम है जो भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा जो है रुपया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टिन लांगड़े किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्ड फ्रांस देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है। भारत के पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र बन गया। अगला क्वेश्चन है, संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद में भारत के संसद में 2 प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समिति एक अस्थायी समिति। भारत में संसद की समितियां 2 प्रकार की हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। स्थायी समितियां हर वर्ष या अक्सर गठित की जाती हैं और वे निरंतर आधार पर काम करती हैं, और तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं और विशिष्ट कार्य करने के लिए बनाई जाती है। तो इसमें संसद में 2 प्रकार की समितियां होती हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का है। रीजनिंग का अलग से
वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। आइए कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है? तो इसमें कंट्रोल यूनिट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईडीपी का पूरा नाम बताना है। तो ईडीपी का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है, अर्थात पीए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्द, आवाज, चित्र आदि कार्यों को अनुदित करना, जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसमें इनपुट डिवाइसेज के रूप में जाना जाता है, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो इसमें चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत की व्यावसायिक शिक्षा कब शुरू हुई थी? तो भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत 1986 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें अभिप्रेरणा का तात्पर्य कार्य करने का पुनर्बलन होता है, अर्थात यह बाह्य व आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करे। अभिप्रेरणा से किया गया कार्य प्रभावी होता है, अतः अधिगम केवल तभी प्रभावित होगा जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो तथा सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है? विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? तो परामर्श का परिणामी प्रभाव छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि है। परामर्श वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी भी समस्याओं पर शोध करके उसका हल निकाला जाता है ताकि छात्र व्यक्ति अगले आने वाली बाधाओं को आसानी से पार कर सके, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। संवैधानिक प्रावधान है। तो जो भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार और संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान दोनों है, ये दोनों सही हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए चाहिए कि वे बच्चों की रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें तथा उन्हें पाने में उनकी मदद करें, क्योंकि बच्चे वह कार्य ज़्यादा लगन और सामर्थ्य से करते हैं जिन्हें उन्हें करने में आनंद आता है, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लचीला है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन। सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो सीखने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने का प्रयत्न नहीं करते और तथा सीखने के लिए जिज्ञासु नहीं होते। इसलिए सर्वप्रथम शिक्षक को शिक्षार्थियों के मानसिक व शारीरिक रूप से अधिगम के लिए तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचाने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो भावनात्मक प्रेरणाएं व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती है,
जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होती है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आप विश्लेषण के अनुसार से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं तो जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति के अनुसार बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।